नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। कल हमने साइंस का सामान्य परिचय किया था, उसमें बायोलॉजी के बारे में देखा था। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन कोशिका के बारे में अध्ययन करने से पहले जो कल पढ़ा था ना, उसके बारे में एक दो प्रश्न जो बनता है वो देखेंगे। पहले हमने कल बायोलॉजी के बारे में देखा था, बायोलॉजी के जनक के बारे में, और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था उन वैज्ञानिकों के बारे में देखा था, उनका नाम क्या था। तो सबसे पहले तो जीव विज्ञान के जनक के नाम था अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक था अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क व ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान के जनक का नाम था अरस्तु, शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। फिर जीव विज्ञान का दो पार्ट में था, एक तो जूलॉजी, एक था बॉटनी। एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। बॉटनी थी पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान की परिभाषा देख ली थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। पादप विज्ञान में पादपों का अध्ययन करेंगे। फिर देखा था जंतु विज्ञान के पिता का नाम या जनक का नाम। फिर देखा था पादप विज्ञान के जनक या पिता का नाम। जंतु विज्ञान के पिता का नाम था अरस्तु। पादप विज्ञान के पिता का नाम था थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के पिता का नाम अरस्तु हो गया और पादप विज्ञान बॉटनी के पिता का नाम थियोफ्रेस्टस हो गया। इतना हमने कल पढ़ लिया था। इससे आगे कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है ना, वो कोशिका ही होगी। सभी जीवधारियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होगी? कोशिका। ये इसको बोलेंगे सेल। ठीक, कल हमने समझ लिया था संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं कोशिका को। फिर देख लो संरचना मतलब शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से है। और कार्यात्मक इकाई जो भी शरीर में जो भी क्रिया होती है ना, वो क्रिया कोशिका में भी होती है। जैसे हमने देखा था कल श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। उसी प्रकार कोशिका में भी श्वसन होगा। कोशिका में श्वसन कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी प्रकार उत्सर्जन भी होता है कोशिका में, उसी प्रकार पाचन भी होता है। इससे आगे देखेंगे कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहेंगे हम इसे? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी।
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फैक्ट है ये सिर्फ, कि इस कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन में होगा साइटोलॉजी। इसके बारे में देखेंगे हम। कोशिका विज्ञान के पिता। कोशिका विज्ञान के पिता थे रॉबर्ट हुक। कोशिका के विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। फिर देखेंगे आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन को कहा जाता है। स्वानसन, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन। फिर देखेंगे भारत में कोशिका विज्ञान के पिता। भारत में कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है ए.के. शर्मा। क्वेश्चन है सिर्फ कि कोशिका विज्ञान के पिता तो रॉबर्ट हुक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन, और भारत में पूछे कि भारत में कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? ए.के. शर्मा। इसके बारे में देखेंगे हम कोशिका की खोज के बारे में, कि कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका विज्ञान के पिता भी रॉबर्ट हुक है, और सर्वप्रथम कोशिका की खोज भी की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्हें मर्द कोशिका की खोज की थी, मर्द कोशिका। और क्या देखा था? कॉर्क, कॉर्क की कोशिका देखी थी इन्होंने। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और जो कोशिका देखी थी वो मर्द कोशिका थी। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मर्द कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका की खोज फिर भी रॉबर्ट हुक, और कोशिका विज्ञान के पिता भी रॉबर्ट हुक। इसके बाद में देखेंगे हम सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक, यह पूरा नाम है ए.वी. ल्यूवेन हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक या ए.वी. ल्यूवेन हुक। इन्होंने क्या देखा था? देखा था जीवाणु या बैक्टीरिया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने, पूरा नाम है इनका ए.वी. ल्यूवेन हुक, और इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणु को देखा था। तो एग्जाम पूछ ले कि जीवाणु की खोज किसने की, फिर ल्यूवेन हुक आएगा, और पूछ ले कि जीवाणु विज्ञान के जनक, तो ल्यूवेन हुक ही आएगा। और साथ में इन्होंने आरबीसी, स्पर्म और प्रोटोजोआ
आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, सेल्स को रख लो कार्पल्स। लाल रुधिर कणिका, आरबीसी एक कोशिका ही है, कोशिका का एग्जाम्पल ये आरबीसी। स्पर्म हो जाएगा क्या, शुक्राणु और प्रोटोजोआ को हिंदी में कहेंगे परजीवी। प्रोटोजोआ का एग्जांपल लेना चाहो तो मलेरिया का जो कारक है प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का कारक है ये, मलेरिया का कारक। मलेरिया का कारक हो गया। वाहक देख लो कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है और इसका वाहक, इसको ले जाता कौन है, तो मनुष्य को काटता है ना, वो है क्या, मादा एनाफेलिज, मादा एनाफेलिज। मादा एनाफेलिज पर आएगा प्लाज्मोडियम, मादा एनाफेलिज आएगी मनुष्य के पास में, वो काटेगी तो ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में आ जाएगा, उसे मलेरिया रोग हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे एक वर्ड है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या ओमनी सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया, ये आएगा एग्जाम में। तो इसका अर्थ होगा, इसका एग्जाम आंसर होगा रुडोल्फ वर्त्जो। ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रुडोल्फ वर्त्जो ने। रुडोल्फ वर्त्जो एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। अब इसका होता क्या है ये देख लो। ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववत कोशिकाओं से होता है। सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववत कोशिकाओं से होता है। इसका अर्थ यह है ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं, नई कोशिकाएं जितनी भी बनेगी ना, वो पूर्ववत कोशिकाओं से बनेगी। जैसे मनुष्य में है, मनुष्य में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है, एक मादा का अंडाणु और पुरुष
पुरुष का शुक्राणु मतलब ओवम, शुक्राणु मतलब स्पर्म। ये मिलकर क्या करते हैं, एक बच्चे का निर्माण होता है इनसे। ठीक है, अंडाणु में क्या है, कोशिका है, शुक्राणु भी क्या है, कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के मिलने से क्या हुआ, एक नई कोशिका का निर्माण हो गया। ठीक, ये वर्ड सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, रुडोल्फ वर्चो ने। इसलिए ये कथन डायरेक्ट याद रखना है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। एग्जाम में डायरेक्ट ये दिया होगा, हिंदी वीडियो में भी आएगा, इंग्लिश वीडियो में भी आएगा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ वर्चो ने। इसके बाद में देखेंगे हम कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्वान और एक का नाम था स्लाइडन। स्वान व स्लाइडन ने मिलकर बताया कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कथन दिया था वो देख लो पहले, ये लिख लो पहले। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में स्वान व स्लाइडन ने बताया। कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले स्वान व स्लाइडन ने बताया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा स्वान व स्लाइडन। अब कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया क्या था वो देख लो। कोशिका सिद्धांत में पहला पॉइंट है कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर ये कथन दिया था इन्होंने कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। या हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का, उत्तक मिलकर अंग का, अंग अंगतंत्र का, अंगतंत्र मिलकर जीवों का। तो सब जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। ये कथन दिया था किसने, स्वान व स्लाइडन ने। फिर एक नाम अभी बताया था, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने इस कोशिका सिद्धांत में एक कथन और दिया, वो अभी देखा था ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कथन दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। इसका अर्थ था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्त कोशिकाओं से होता है। रुडोल्फ वर्चो ने इस कोशिका सिद्धांत में ये अपना कथन और जोड़ दिया था। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा ये, ओमनी सेलुला ई सेलुला, या सभी कोशिकाओं का निर्माण, सभी नई कोशिकाओं का निर्माण, ये लिख लो, सभी नई कोशिकाओं का निर्माण सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्त कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्त कोशिकाओं से होता है। सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्त कोशिकाओं से होता है।
ये कथन इन्होंने दिया, रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अब एक जीव पाया जाता है हमारे आसपास, वायरस सुना होगा, कोरोना वायरस के बारे में सुना है। तो जो वायरस होता है ना, ये इस कथन का क्या है, सिद्धांत का, कथन का अपवाद है। वायरस, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है। ये तो सिर्फ या तो आरएनए से होता है बना हुआ या डीएनए से। इसमें या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इन दोनों में से एक पाया जाता है वायरस में। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्या होगा, वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो गया वायरस। एक चीज़ और लिख लो कि जो ये कोरोना वायरस फिलहाल चल रहा है ना, कोरोना वायरस, ये क्या है, एक प्रकार का आरएनए वायरस है। या तो वायरस में या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है। तो फिलहाल जो कोरोना वायरस है उससे एग्जाम में पूछा सकता है कि कोरोना वायरस है, ऑप्शन होगा आरएनए वायरस। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे कि सबसे छोटी कोशिका के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। इससे आगे कोशिका का अलग से चार्ट बनाएंगे, कोशिका किस प्रकार होती है, सबसे बारी, इसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक द्रव्य है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य है। इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। इतने समय के लिए धन्यवाद, थैंक्स।